नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और आज से हम एक कर रहे हैं नई शुरुआत नए शो के साथ। वो कहा जाता है ना कि बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हो। इसी कोशिश के साथ बिल्कुल नए शो को लेकर हम आए हैं आपके लिए। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो आज से नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। कहते हैं बेहतर समाज की इमारत बेहतर संस्कारों की नींव से तैयार होती है। संस्कारों की समझ आते आते आती है, लेकिन अब कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं जो जरा हटकर हैं। मतलब अब संस्कारों की समझ बच्चों को मां के गर्भ में देने का प्रयोग हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि गर्भवती महिलाएं गीता, रामायण और शिवाजी की कहानियां पढ़ें ताकि उनकी कोख में पल रहा जीवन संस्कारों की समझ के साथ दुनिया में आए। ऐसे में सवाल है, क्या यह प्रयोग व्यावहारिक है और क्या गर्भ संस्कार से बदल सकता है संस्कार? क्या गर्भ में ही बच्चों को संस्कारों की शिक्षा मुमकिन है और क्या गर्भ किसी बच्चे के संस्कारों की पहली पाठशाला साबित हो सकता है? ये सवाल भले ही आज के हों, लेकिन इन सवालों के उत्तर महाभारत के अभिमन्यु से लेकर शिवाजी महाराज के जीवन के प्रमाण हैं। लेकिन ये बातें आज कितनी प्रासंगिक हैं और विज्ञान की कसौटी पर ये बातें कितनी खरी हैं, इस पर बहस जारी है। फिलहाल एक बार फिर गर्भ को शिशु के संस्कारों की पहली पाठशाला बनाने का मिशन शुरू हुआ है। संघ की संस्था राष्ट्र सेविका समिति ने इसकी पहल की है। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं से ये आग्रह किया जाएगा कि वो गर्भावस्था के दौरान भगवान राम, कृष्ण की कहानी सुने या फिर हनुमान और शिवाजी की वीरता के किस्से पढ़ें, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चों पर संस्कारों की छाप पड़ सके। कि 7 मंथ पूरा हुआ, क्योंकि 7 मंथ के बाद हम वाइबिलिटी, मतलब अब हमारा बच्चा बाहर आके दुनिया में सर्वाइव कर सकता है, हम इस चीज को मानने लगते थे और उसे एक लाइफ की तरह काउंट करे, उसे संस्कार देनी शुरू कर देते थे। जैसे अन्नप्राशन संस्कार बचपन में होता है, ये पेट के अंदर गर्भ संस्कार है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों का बहुत बहुत असर मदर और बच्चे पर पड़ता है। राष्ट्र सेविका समिति की कोशिश गर्भ संस्कार अभियान को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने की है। इसके तहत स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं तक पहुंचेंगे। गर्भवती महिलाओं को बताया जाएगा कि वो उन पाठों को सीखें जिससे जन्म से पहले ही गर्भ में पल रहे बच्चे में भारतीय संस्कृति की समझ विकसित हो सके। इसमें हम 7-8 मंथ का नहीं, स्टार्टिंग से कहते हैं कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज यानी योगा करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, श्लोकों का उच्चारण करना है, ये सारे पाठ हैं गर्भ संस्कार। जन्म से पहले ही बच्चों में संस्कारों की समझ हो, इसे लेकर राष्ट्र सेविका समिति ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली से हो भी चुकी है। संस्था को उम्मीद है कि यह अभियान ज्यादा से ज्यादा गर्भवती माताओं तक पहुंचेगा। जो ये 1000 फीमेल्स के ऊपर जो पायलट प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये इनिशियल फेज में इसको 1000 लोगों से शुरू करके और फिर इसको संस्कार में डाला जाएगा। जो अभी आप देखते हैं, जो एक बेबी शावर करके आजकल एक बड़ा प्रचलित है कि 8वें महीने पे, जिसे हमारे यहाँ पहले भी वो प्रोग्राम होता था जिसे गोद भरना बोलते थे, लेकिन उस प्रोग्राम को अब मॉडर्नाइजेशन हुआ है। ये सब वही संस्कार हैं कि क्योंकि गर्भ धारण करना अपने आप में एक नव चेतना का विषय है। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रव्यापी, इसको हम इस प्रकार से स्प्रेड करेंगे कि ये किसी को हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग ना देनी पड़े, बल्कि हर घर के अंदर जब भी कोई महिला गर्भ धारण करे तो उसको स्वतः ही उसके घर वाले इस प्रकार का अच्छा वातावरण दें, अच्छी श्रुति दें, अच्छी दृष्टि दें, ताकि आने वाली जो संतान वे अच्छे संस्कार लेके पैदा हो। आयुर्वेद के जानकारों का भी मानना है कि गर्भ संस्कार मौजूदा वक्त की जरूरत है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ऐसे संस्कार बेहतर भविष्य की नींव साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें हर लेडी जो है वो वर्किंग मोड में है,
तो वो अपने ऊपर या बच्चे के ऊपर उस समय से ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन अगर गर्भ संस्कार को फॉलो किया जाए तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाला हमारा समय या हम अपने समाज को एक बहुत ही बेहतर भविष्य दे सकते हैं गर्भ संस्कार के थ्रू। गर्भ बच्चों के संस्कारों की पहली पाठशाला बन सके, इसकी पहल शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी पहल की राह कितनी मुश्किल है, और सवाल ये भी कि गर्भ संस्कार का ये विचार कितना बदल सकता है संसार। नई सोच है, नई मुहिम है, और पूरे देश में इस मुहिम को ये लोग आगे ले जाने की सोच रहे हैं। सोच ये है कि कहानियों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से गर्भ में ही बच्चे को समझाया जाए कि आखिर संस्कृति है क्या। उसी सोच को लगातार आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ वरुण सिन्हा। तो अगर सनातन परंपरा और संस्कृति की बात करें तो गर्भ धारण करने से लेकर मृत्युशैया तक 16 संस्कारों का जिक्र शास्त्रों में आता है, और अब प्रमुखता से गर्भ संस्कार की बात की जा रही है। और कोशिश यह है कि जब गर्भ संस्कार होगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो संसार बदलने की दिशा में भी सही दिशा में कदम बढ़ सकेंगे। इसी तमाम पहलुओं पर, इसी मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस खास शो में, जिसकी आज से हमने शुरुआत की हुई है। ये हुई ना बात, और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं शुभ्रास्त्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रास्त्रा आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सुषमा देशमुख भी मौजूद हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार भी मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा के दौरान। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं शुभ्रास्त्रा आपसे ही करना चाहूंगा। गर्भ संस्कार कोई नई बात नहीं है, हम देखते आए हैं, दादी नानी के मुंह से सुनते आए हैं। जैसे ही घर में किसी स्त्री ने गर्भ धारण किया तो हम उसको कहते हैं अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, और उसके बदले में अच्छा संस्कार। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आनंद जी, मुझे लगता है कि इस मुहिम ये जो मुहिम है, ये इस व्यापक रूप में राष्ट्र में चर्चा हो सके, समाज में चर्चा हो सके, इस रूप में भले ही हमारे बीच नहीं थी, लेकिन गर्भ संस्कार बहुत पुरातन समय से लेकर के आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। जैसा कि आपने अपने शो के इंट्रोडक्शन में भी बताया कि गोद भराई की रस्म जो होती है, पुंसवन संस्कार जो होता है, वो सब, ये सारे संस्कार ऐसे हैं जिनको फॉलो किया ही जाता है अपने यहाँ सनातन संस्कृति में। और ये जो मुहिम चली है, इसको चलाने के पीछे मुझे लगता है एक एंगल जो आप लोगों ने ये कहा कि आजकल महिलाएं कामकाजी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो छोटे छोटे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनसे हमें जुड़ाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल की वजह से छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहते नहीं है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे, बट वो ऐसा लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो जाती है कि शायद हम सोच नहीं पाते। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आज जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो एज अ गुड टू हैव गर्भ संस्कार के बारे में न केवल बात करते हैं, बल्कि आपको फाइल्स शेयर करते हैं, आपके साथ वो तमाम चीजें शेयर करते हैं कि ये तो हमारा मेडिकल पर्सपेक्टिव है आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के, लेकिन अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के अगर आप चाहती हैं कि ट्रेडिशनली जो चीजें हमारे साथ होती रही हैं वो हों, तो आप इन चीजों को भी फॉलो कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, और मुझे लगता है कि इससे हमें अपनी जड़ों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि एक गुड टू हैव पॉइंटर है, जब हम तमाम चीजें कर ही रहे हैं तो उसके साथ साथ इस संस्कार का भी पालन करना मुझे लगता है आगे आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर कदम है। शुभ्रास्त्रा, एक आम धारणा यह है कि गर्भ धारण करने के बाद इस गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है, लेकिन इसके पक्ष में यह भी बात कही जाती है कि केवल गर्भ धारण करने के बाद ही नहीं, उससे पहले एक प्रोसेस के तहत, उससे पहले भी आप उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जी, हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ है, वो चाहे चरक ने लिखा हो या फिर बहुत सारे पुराणों में भी इसका जिक्र आता है कि गर्भ कैसे धारण करें। गर्भ, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, छोटी छोटी टेक्निकलिटी है कि आप अगर हालांकि ये आज के संदर्भ में ये उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पुत्र चाहते हैं तो आपको किस तरीके का आचार व्यवहार करना चाहिए, अगर आप पुत्री चाहते हैं तो किस तरीके का आचार व्यवहार करना चाहिए, इसकी ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। और इसके अलावा भी
गर्भवती महिलाएं खाने पीने के अलावा अपने सोच में, अपने आचरण में किस तरीके का व्यवहार रखें, ये सभी चीजें और बहुत आसानी से इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। तो ये हमारे पुरखों की थाती है, मुझे लगता है, जिसको संभालने के लिए, जिसके संवर्धन की दिशा में एक कार्य चल रहा है। और तमाम मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ अगर ये चले तो इसमें हर्ज नहीं है, बल्कि इससे हमारी संस्कृति को ही फायदा है। चलिए शुभास्त्रा जी, आपसे हमने बातचीत की शुरुआत की। आपने इसका जो धार्मिक पहलू है, जो हमारा सांस्कृतिक पहलू है, जो उसके पीछे एक हमारी विरासत है, उसके बारे में बताया, लेकिन इसका मेडिकल पक्ष भी है। और हमारे साथ डॉक्टर सुषमा मौजूद हैं, सुषमा देशमुख जी हमारे साथ मौजूद है, कि खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अक्सर ये सवाल उठता है जहन में जब ऐसी बातें लोगों के सामने आती हैं। परंपरा लंबी है, बहुत सदियों पुरानी परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रही है डॉक्टर सुषमा, लेकिन ये भी लोग पूछते हैं, क्या ये व्यवहारिक है, क्या ऐसा होता है वास्तव में? एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते आपका इस पर क्या टेक है? देखो, एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते हम पूरी चीजें साइंटिफिक के तौर, वैज्ञानिक तौर पर कसौटी कर लेते हैं। और इस बारे में हमने जो मुहिम है, हमारी जो शुरुआत 2007 से हमने ऑलरेडी चालू की है हमारे हॉस्पिटल में। हेलो जी जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ, यस, तो हमारे हॉस्पिटल में ये 2007 से उपक्रम चल रहा है। 2007 से हमारे पास में टीम है इसकी, गर्भवती गर्भ संस्कार की, और नागपुर में हमने इसका पहले लॉन्च किया था। और इसमें एक ही है, हम सभी एस्पेक्ट पर देखना चाहते थे। गर्भवती स्त्री को उसके प्रेगनेंसी के बारे में जांच होना जरूरी है, कि किस प्रकार की प्रेगनेंसी रहती है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। सेकेंडली, उसका डाइट अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। उसमें डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी, यानी कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने बाकी चीजें जैसे उसके साथ में उनके पेट में बढ़ने वाले शिशु के बारे में भी जांच मालूम होना जरूरी है जी। फिर साथ में आता है प्रॉपर गर्भ संस्कार। अगर ये दोनों चीजें ने, ये सब हम कंबाइन दे रहे हैं गर्भवती स्त्री को, और हमारे पास अभी मोर देन 1000 पेशेंट्स है, उससे भी कई ज्यादा, क्योंकि कोविड में भी हमारा एवरी 1.5 मंथ में ये हमारा चल रहा था। इवन यूएसए, कतार तक के भी महिलाओं ने हमारे यहाँ पे आए थे वो वेबिनार पे, और सबने अटेंड किया है, और लगातार ये चलते जा रहा है। तो जब गर्भ संस्कार के बारे में हम बात करते हैं, तो संस्कार यानी क्या होता है आखिर? संस्कार यानी एक अच्छी चीज अपन बताते हैं, बार बार कुछ चीजें बताते हैं कि उसमें अच्छे गुण विकसित होना चाहिए। तो यही गर्भ संस्कार का मूल है। तो उसमें हम गर्भवती स्त्री को आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक ये पूरे संस्कार देते हैं, और ये संस्कार देते थे उसकी नींव है घर पर, वैसे ही इनडायरेक्टली चली आती है। डॉक्टर सुषमा, जब आपने उन महिलाओं से बातचीत की जिनको आप इस पूरे प्रोसेस से थ्रू करवाते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इस चीजों के बारे में, इस दिशा में बढ़ते हैं, तो क्या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया? हमने 5 साल के बाद 2013 में, बाद में फिर 5 साल के बाद में उनका सम्मेलन लिया, यानी उनके पेरेंट्स और बच्चों के साथ में सम्मेलन लिया, और इतने अच्छे एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक हमने उसका रिकॉर्ड भी किया है कि उनके इसमें बच्चे की इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पेरेंटिंग। इट्स अ वंडरफुल पेरेंटिंग। ये अच्छे पालकत्व की शुरुआत होती है, और बच्चा माँ और मम्मी और पापा के साथ में बहुत जुड़ा रहता है, ये इम्पोर्टेंट। उसमें इंटेलेक्चुअल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि मम्मी को सब समझता है, उसको हम गर्भावस्था में सभी संस्कार सिखाते हैं, खुद की केयर कैसे करना, बच्चे की केयर कैसे करना, और ये सब जानते जानते उसको डाइट के बारे में, क्योंकि आजकल अपन देखते हैं 2 प्रकार के महिलाएं, एक जो रूरल एरिया में है उनको बहुत चीजें मालूम नहीं रहती, और दूसरे अर्बन में उनको कैसा है कि एजुकेशन करियर इसमें ये चीज से अनभिज्ञ होते हैं। तो ये सब उनको जानने के बाद में वो इतने खुशी से अपने बच्चों को लेकर आए थे। उन्हें हमने बहुत सारी, यानी 1.5 साल में बच्चे में चीजें अच्छा दिखना, संस्कृत श्लोक बोलना, बहुत सारी अच्छी चीजें देखी हमने। मतलब आपने इस पे कोई स्टडी भी कंडक्ट की है? यस, हमारे पास में साइंटिफिक रिकॉर्ड है। उसमें जैसे बच्चे के माइलस्टोन्स भी हमने, हमारी टीम में सभी प्रकार के लोग हैं जी, पीडियाट्रिशियन भी है, उन्होंने पूरी उसकी रखे है, उसमें उनके ऑब्जर्वेशंस रखे हैं, उसमें उन्होंने देखा कि माइलस्टोन्स बहुत अच्छे दिखे उनको। सीधे हम रुख करेंगे सिद्धार्थ जी का, जो कि लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं हैं,
घर से बाहर निकलना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो इसके दो पक्ष हैं। इस गर्भ संस्कार की जो हम बात कर रहे हैं, इसके दो पक्ष हैं। एक तो क्या उनके लिए ये फिजिबल है इसको इस तरीके से कैरी करना, और कैसे इसमें संतुलन बिठाया जाए। मैं दोनों ही पक्ष पे आंसर करता हूँ। तो मैं अपने करियर में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ की जिंदगी में ही समय नहीं निकालते। ऐसा वक्त आता है, माँ सिद्धार्थ जी की आवाज अभी हमें साफ नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज हमें साफ पहुंचे। इस बीच हम सीधे शुभ्रास्त्रा का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। शुभ्रास्त्रा, जब हम बात करते हैं विचार की, तो भाषा उसमें एक माध्यम बनती है, और भाषा का सीधा संबंध आपके मन से, आपके मस्तिष्क से होता है। लेकिन अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं, तो एक निश्चित सीमा के बाद बच्चे के मस्तिष्क का विकास होना शुरू होता है। गर्भधारण की अलग अलग अवस्थाओं के से अगर हम जोड़कर देखें चीजों को, तो उस समय अगर बच्चे की माता जो है वो अच्छा साहित्य पढ़ रही हैं, अच्छा जो है वो संगीत सुन रही हैं या अच्छी चीजों को देख रही हैं, तो ये भाषा यहां पर माध्यम नहीं है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि एक इम्पैक्ट होता है उसका? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं से बात करने के बाद आई एम श्योर डॉक्टर सुषमा भी आपको बताएंगी कि जिस तरीके से रिस्पॉन्सेज आते हैं बच्चे के, अगर आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे होते हैं या अलग तरह का म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो बच्चे का रिस्पॉन्स अलग हो जाता है जो बच्चा गर्भ में पल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है। शायद भाषा का प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन जो भाषा आप पढ़ रहे हैं या जो भाषा आप सुन रहे हैं, जो ग्राह्य है, उसका आपके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, माँ के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ना, न्यूरल कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है, जिससे कि बच्चा या तो खुश महसूस करता है या वो टेंस्ड महसूस करता है। और उस हिसाब से हलचल भी, जो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसमें हलचल भी उसी तरह की महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं इस जो चर्चा हमारे समाज में, जो ज्ञान हमारे समाज में अभी तक संवर्धित था, जिसको लेकर एक फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं की गई है, जिसका एक फॉर्मलाइज्ड हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने मैनुअल में, कहीं ना कहीं उसको करने का ये प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये इस पे ढंग से रिसर्च करके आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसा डॉक्टर सुषमा ने कहा, ये एक्सपेरिमेंट केवल नागपुर में हो या ये एक्सपेरिमेंट केवल पुणे में हो रहा हो, ऐसा नहीं है। देश भर के हर शहर में अब आप जाइए, चाहे वो टियर 1 सिटी हो, टियर 2 सिटी हो या मेट्रो सिटीज हो, ये सारे गायनेकोलॉजिस्ट अपनी मेडिकल एडवाइस के साथ साथ आपको गर्भ संस्कार के बारे में जरूर बताती हैं, और ये कहती है कि ये गुड टू हैव है, और अगर आप चाहें तो आप इस तरफ भी आगे कदम बढ़ा सकती हैं। कोई तो कारण रहता होगा ना आनंद जी, कि कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती है तो उसके घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, शांति से आपस में तालमेल के साथ रहा जाना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर माँ के स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। और कहीं ना कहीं मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का असर बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि वही खून, वही विचार, वही सारी चीजें जिससे माँ संवर्धित होती हैं, बच्चे को संवर्धित कर रही होती है। जी मैं आपके पास लौटता हूं। मैं सीधे डॉक्टर सुषमा का एक बार फिर से रुख करूंगा। डॉक्टर सुषमा, आपने बताया कि आप अलग अलग तरीके से जो गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनको आप अलग अलग तरीके से ट्रीट करती हैं। उसमें एक पहलू तो जो है सीधा मेडिकल साइंस से जुड़ा है, और एक दूसरा पहलू जो है उसका दार्शनिक, सांस्कृतिक और एक वैचारिक महत्व उसका आप बता रही हैं कि उसके तरीके से भी आप ट्रीट करते हैं, जिसको आप गर्भ संस्कार से जोड़कर देख रही हैं। लेकिन जब आदमी किसी दिशा में आगे बढ़ता है, उसके मन में जिज्ञासा भी होती है जानने की कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और उस समय हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देखना होता है। जैसा कि अभी शुभ्रास्त्रा बता रही थी कि बच्चा रिएक्ट करता है, अगर कुछ नेगेटिव चीज है तो उस पर भी रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चीज है तो उस पर भी रिएक्ट कर रहा है। मैं छोटे से एग्जांपल से समझना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया कि मान लीजिए सोनोग्राफी हो रही है, उस समय एक पॉजिटिव हमने कोई सिचुएशन पैदा की, उसका क्या रिएक्शन देखने में मिला? कोई नेगेटिव सिचुएशन अगर पैदा हुई तो उसका क्या रिएक्शन देखने में मिला? क्या कभी इस किस्म का प्रयोग हुआ है क्या? यस, जैसे हमने बच्चे की स्टडीज की है, वैसे जो गर्भवती महिला है उसके बारे में भी स्टडी किया है जी। जो महिलाओं ने गर्भवती संस्कार, सिर्फ गर्भवती संस्कार ही जरूरी नहीं, साथ में उनको मेडिकल नॉलेज भी रहना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी खुद की केयर ले सके और बराबर से जान सके। साथ में उन्होंने योगा प्राणायाम भी करना चाहिए, और जैसे अभी बोला कि हैप्पी रहना चाहिए, शी शुड बी हैप्पी, घर का एनवायरमेंट भी हैप्पी रहना चाहिए। ये सभी चीजें जब इकट्ठी होती है तब गर्भ संस्कार को
महत्व आता है। और हमारे मेडिकल साइंस में भी लिखा है, जितनी मम्मी हैप्पी और हेल्दी रहे तो उतना बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन, नरिशमेंट यानी अच्छी चीजें आती है। और माँ चिंतित रही या स्ट्रेस में रही तो बच्चे का कुपोषण होता है, यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसका ज्यादा असर होता है। क्योंकि अगर माँ स्ट्रेस में है, चिंता में है, घरेलू एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वो भी ऑब्जर्वेशन हमने लिखे हैं। तो उसमें हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो माँ ने पूरे गर्भवती महिला ने पूरे संस्कार किए। हमने, हमारा जो क्लास रहता है, हमारे सब 7-8 फैकल्टी है, उसमें कुछ गायनेकोलॉजिस्ट है, 3-4 पीडियाट्रिशियन है, योगा शिक्षक है, गर्भ संस्कार शिक्षक है, काउंसलर है। शी ऑलवेज टीच हाउ टू बी हैप्पी इन प्रेगनेंसी। तो ये सब इकट्ठा करके जिन्होंने किया है, दैट लेडी इज ऑलवेज हैप्पी। एंड डिलीवरी के दौरान भी हमें प्रॉब्लम्स कम दिखाई दिए और माँ बिल्कुल तरह से स्वस्थ और अच्छी दिखाई गई। उसके साथ में उसके हस्बैंड का भी बहुत योगदान है, क्योंकि हमारे क्लासेस में हम हस्बैंड को और फैमिली को भी इनवाइट करते हैं ताकि वो अच्छे तरह से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस अच्छे हैं। और बाकी आपने जैसे बोला कि सोनोग्राफी के बारे में, तो उसमें कुछ स्टडीज है, हमने नहीं किया है, लेकिन कुछ बाकी हमारे गायनेक लोगों ने स्टडी किया है। उन्होंने देखा है कि बच्चे के मूड्स पे चेंजेस हुए हैं, लेकिन हमने उस प्रकार की नहीं किए। हमने मम्मी के डिजीज के बारे में ऑब्जर्वेशन किए हैं। जी, ये आपने जो मूड चेंजेस की बात की है बच्चे के बारे में, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा डॉक्टर सुषमा। साथ ही साथ शुभ्रास्ता से भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं क्या गर्भ संस्कार बदलेगा संसार, और इसी तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों को पूरा पैनल मौजूद है। सीधे हम रुख करेंगे सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी, हमने फिजिबिलिटी की बात की थी, संतुलन की बात की थी, उसके बारे में आप जरा बताएं कि कैसे ये मुमकिन है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज, जब इंसान ये ठान ले कि मुझे कोई काम करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जब व्यक्ति के मन में ये विचार हो कि मुझे ये गर्भ संस्कार की तरफ आगे बढ़ना है, तो नहीं रुका जाता। बिल्कुल, जो हमारे शास्त्रों में या ऋग्वेद में या उपनिषद में जो तरीका बताया गया है, शायद हमें उसे आज के माहौल में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, उसको आज के हिसाब से बदलना होगा। और एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे है जो हम करते हैं कि हम गर्भ संस्कार को कोई टेम्पलेट अप्रोच नहीं रखते। ऐसा नहीं कि भाई एक मेथड बना दिया जो सब पे काम कर रहे हैं। ये हर व्यक्ति के हिसाब से, हर व्यक्ति के कार्य शैली के हिसाब से, जीवन शैली के हिसाब से, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर व्यक्ति अपने जीवन के 5 से 10 मिनट भी निकाल ले तो हम एक ऐसा गर्भ संस्कार का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं उसके लिए, जो उसके जीवन में दोनों माँ और बच्चे दोनों के जीवन में एक बेहतर रिजल्ट ला सके। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे शास्त्रों ने कहा है, विज्ञान में भी ऐसी बहुत सारी रिसर्च पेपर्स हुई हैं जिन्होंने इसको वेल एस्टैब्लिश किया है कि बच्चा माँ के विचारों को, माँ के इमोशंस को, माँ के एक्सपीरियंसेस को अपने जन्म के पहले महीने से ही समझना शुरू कर देता है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं और गर्भ संस्कार यही तो करता है। अगर हम पुराणों की बात करें तो बहुत सारी गाथाएं हैं, अभिमन्यु से प्रहलाद तक, अष्टवक्र तक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में फिजिबल नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य साधना है कि हाँ हमें करना है। अगर हमने अपने दिल से इस लक्ष्य को साध लिया तो बिल्कुल कर सकते हैं। और 10 मिनट 24 घंटे में से निकालना हर व्यक्ति के लिए संभव है और 10 मिनट काफी है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। जी सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, सनातन परंपरा की बात करें, तो 16 संस्कार इसमें गिनाए गए हैं। गर्भधारण संस्कार से इसकी शुरुआत हो जाती है, उसके बाद अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अलग अलग संस्कार हैं। इसमें से कई संस्कार ऐसे हैं जो आज भी हम अपनाते हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ बदल चुकी हैं। एक हमारे यहाँ पहले प्रथा थी विद्या संस्कार की, केशांत संस्कार की, उसके बाद विवाह संस्कार तो आज भी खैर हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी, और अगर बीच में से कुछ ब्रिजेस गायब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या उतना ही रहता है? बिल्कुल, आपने सही बात उठाई है कि हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार की चर्चा है और 16 संस्कार बच्चे के या व्यक्ति के जीवन के मूल्यों का निर्माण करती है। तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं, बट खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग शायद सही जानकारी के लिए बहुत बेचैन हैं और भारत जैसे देश में इस जानकारी को ढूंढने के लिए इंटरनेट हर जानकारी का सॉल्यूशन नहीं है। शायद हमारे पास आज भी इन संस्कारों को समझने के लिए और इन संस्कारों को आज के आधुनिक परिवेश के हिसाब से ढालने वाले एक्सपर्ट्स की कमी है।
तो जैसे जैसे एक्सपर्ट आएंगे तो बिल्कुल ढाले जाएंगे और हमें सारे संस्कारों पर फोकस करना पड़ेगा। सारे संस्कार एक दूसरे की कड़ी है, एक दूसरे से जुड़े हुए। जी सिद्धार्थ जी, तो क्या ये माना जाए कि गर्भ संस्कार केवल एक शुरुआत भर है, इसको और आगे कैरी करने की जरूरत है, और ये ताकि आगे तक जाए इसलिए इस दिशा में परिवार को भी स्वतः ही इस पर प्रयास करने होंगे, तब ज्यादा इसका नेट इफेक्ट सामने आएगा, एक अच्छा प्रभाव सामने आएगा? बिल्कुल सही बात है कि हमें इसको शुरुआत करनी पड़ेगी। एक और बहुत जरूरी चीज है ये समझना कि गर्भ संस्कार शुरू कब करें। अक्सर अभी क्या होता है, अमूमन जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि एक बार माता प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वो गर्भ संस्कार के बारे में सोचना शुरू करती है। जैसे अभी डॉक्टर सुषमा बता रहे थे, गर्भ संस्कार की शुरुआत वहां से नहीं, कम से कम उससे सालों पहले से शुरू हो जाता है। जिस स्थिति पे, जिस परिस्थिति में व्यक्ति सोच रहा है, माता या पिता, होने वाले माता या पिता, कि अब हमें अपने जीवन में एक नए मेहमान को आमंत्रित करना है, वहां से गर्भ संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कि हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है, चाहे वो ऋग्वेद में भी बताया गया, और ये एक मिथ फैला दिया गया है लोगों के बारे में कि सिर्फ पुत्र संतान की प्राप्ति है। मैं एग्जैक्ट श्लोक कोट कर रहा हूँ, ऋग्वेद चैप्टर 10 1.841। यहाँ पे कहीं भी पुत्र का जिक्र नहीं है, यहाँ पे संतान का जिक्र है। ये प्रार्थना की गई है कैसे हम एक ऐसे गर्भ संस्कार को अपनाएं जो पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही सिनेरियो में एक अच्छा संतान दे, एक अच्छा सन्नति दे, जो सिर्फ उस घर का नहीं, इस पूरे राष्ट्र का निर्माण करे। तो इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरू से होगी और जीवन के हर आयाम पे होती चलेगी, और हम सारे संस्कारों को आज भी अपने जीवन में एडॉप्ट कर ले, शायद हम एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर परिवार बना सकते हैं, हर जीवन के हर पहलू में और हर लक्ष्य में। जी सिद्धार्थ जी, आपने जो गर्भ संस्कार में महिलाओं की भूमिका की बात तो की, लेकिन संस्कार की बात हो या फिर किसी निर्माण की बात हो, और व्यक्तित्व का निर्माण भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो एक सामूहिक प्रयास होता है। इसमें महिलाओं की भूमिका की बात हमने की, लेकिन एक पिता की, एक पुरुष की, बाकी सदस्यों की इसमें क्या भूमिका है, वो अपना कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब मैं गर्भ संस्कार की बात करता हूं तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गर्भ संस्कार मतलब माता। ये बात बिल्कुल सही है कि माता बच्चे से कनेक्टेड है, तो साइंटिफिकली भी माता का जो अनुभव है वो पिता तक पहुंचना जल्दी शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, खासकर जब हम लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो वहां बच्चा अपने पिता के अनुभवों को भी, पिता की चीजों को भी समझने की ताकत रखता है, सिर्फ पिता की नहीं, बाकी लोगों के भी। चाहे पिता हो या घर के बाकी लोग हो, इनकी सिर्फ एक दायित्व बनती है कि वो उस महिला का या उस पूरे घर के माहौल का ख्याल रखें, जहाँ पे चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर प्रकार से हमें ख्याल रखना है और हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें माँ और आने वाला बच्चा दोनों का सर्वांगीण विकास हो सके। शिवरास्त्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब विवाह है, और हमारी जो परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसमें विवाह को दो व्यक्तियों का मेल नहीं कहा गया है, ये दो परिवारों का मेल है, दो संस्कृतियों का भी मेल है एक प्रकार से। और जब हम बात करते हैं दो संस्कृतियों की, दो विचारों की, दो परिवारों की, तो कई बार विभिन्नता होती है, स्वाभाविक है। और जब हम बात करते हैं गर्भ संस्कार की, तो इन विभिन्नताओं को समाहित कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि जीवन के अन्य आयाम की तरह ही गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद की जो प्रक्रिया है, वो है जिस तरीके से हम जीवन के अन्य आयामों में तालमेल बिठाकर चलने का प्रयास करते हैं, गर्भावस्था और उसके दौरान भी मुझे लगता है उसी तालमेल की जरूरत होती है। और सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से गर्भ संस्कार के बारे में सालों पहले से सोचना जाना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है कि आप महिलाएं जिस माइंडसेट के साथ, महिला हो या पुरुष हो, माता पिता जिस माइंडसेट के साथ उस नए मेहमान को आमंत्रित करते हैं और जिस माइंडसेट के साथ फिर उसका पल्लवन पुष्पन गर्भ में होता है और जिस माहौल में फिर बच्चा पलता है, इन सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो एक बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज जो आप कह रहे हैं, समाज की जिम्मेवारी, परिवारों की जिम्मेवारी, इसमें बहुत खास हो जाती है। और एक बच्चे का घर में आना ये केवल माता और पिता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसा आपने कहा कि विवाह की जो परंपरा है वो दो कुलों के जोड़े जाने की परंपरा है, दो संस्कृतियों के जोड़ने की परंपरा है जी। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ माँ पर हो या सिर्फ पिता पर हो, ये भी गलत है। ये जिम्मेवारी पूरे समाज पर है और पूरे दोनों परिवारों पर है।
दोनों बहुत बहुत शुक्रिया परिवारों- शुभ्रास्ता आपका हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुषमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सिद्धार्थ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपको एक सार जरूर मिला होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मिलते हैं कल 4 बजे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए गुड न्यूज।